Hello everyone, myself Dr. Pawan, founder of Pearl Homeo Classes. So again, Pearl Homeo Classes are here to help you to analyze previous year questions. जैसा कि लास्ट क्लास में अपनों ने करा, लास्ट जो मैंने वीडियो अपलोड करी है यूट्यूब पे उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो अभी अपने कर रहे हैं यूपीपीएससी पार्ट 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 15 सितंबर को, ठीक है, उसकी सेकंड क्लिप ये है जिसमें अपने 36 से 40 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट द लाइफ स्पान ऑफ कार्पस ल्यूटियम। तो लाइफ स्पान पूछा गया है यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम का, दैट इज 12 to 14 डेज। तो अगर अपने कार्पस ल्यूटियम के बारे में पढ़े तो अपने को पता है जब ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल बन जाती है, जब मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल हो जाती है तब उससे क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होता है और वहां से ओवम निकल जाता है बाहर, ठीक है। और जो बची स्ट्रक्चर बचती है ग्राफियन फॉलिकल से ओवम निकलने के बाद में दैट इज कार्पस ल्यूटियम। तो एक कार्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है लेडी में, अगर जो ओवुलेशन हुआ है वहाँ पे स्पर्म नहीं मिलता है उसको, अगर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इफ प्रेगनेंसी डज नॉट हैपन, तब ये कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, 12 to 14 डेज तक बॉडी में रहती है एंड उसके बाद अपने आप ही इसका डिग्रेडेशन जो होता है वो हो जाता है। अगर लेकिन यहाँ पे प्रेगनेंसी का अगर केस हो गया, अगर लेडी में जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, तब ये कार्पस ल्यूटियम क्या होती है, तब कार्पस ल्यूटियम अप्रॉक्स 3 months तक, या फिर जिसको तुम बोल सकते हो 12 वीक्स तक रहती है। कार्पस ल्यूटियम का मेनली फंक्शन क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज करती है एंड एस्ट्रोजन भी रिलीज करती है। लेकिन यहाँ पे जो मेन फंक्शन है वो किसका है, प्रोजेस्टेरॉन का है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यूट्रस को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इन द स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी, स्टार्टिंग के 3 महीने तक जो प्रोजेस्टेरॉन है वो किससे रिलीज होता है, कार्पस ल्यूटियम से। उसके बाद में प्लेसेंटा से जो प्रोजेस्टेरॉन है वो रिलीज होना चालू हो जाता है। तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन रहता है ताकि जो यूट्रस है वो फीटस को होल्ड कर पाए, ठीक है। ये यूट्रस को तैयार करता है इम्प्लांटेशन के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए फीटस को प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज नेसेसरी। तो कार्पस ल्यूटियम की 2 कंडीशन हो सकती हैं, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो 12 to 14 डेज में इसका फेट हो जाएगा, अगर हो गई तो 3 months तक ये रहती है, ठीक है। सेकंड, जो यहाँ से ओवम रिलीज हुआ, इसका भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज क्या, कि जो ओवम है ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की बोल लो या फीमेल बॉडी की बोल लो, ह्यूमन बॉडी अपने क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेल एंड फीमेल में दोनों में ही देखें तो जो ओवम है दैट इज द लार्जेस्ट सेल। लेकिन ओवम मिलता किसमें, फीमेल में, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फीमेल बॉडी की लार्जेस्ट सेल क्या है, दैट इज ओवम, जिसका साइज अप्रॉक्स कितना होता है, 130 माइक्रोन के आसपास इसका साइज रहता है। 130 माइक्रोन, 120 से 130 माइक्रोन, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जो लाइफ स्पान रहता है ओवम का वो कितना रहता है, तो इट इज अप्रॉक्स 12 to 24 आवर्स का लाइफ स्पान रहता है ओवम का। यही अगर अपने बात करें स्पर्म की, तो टेल मी इन कमेंट्स की स्पर्म का लाइफ स्पान जो है वो कितना रहता है, ठीक है। तो ये इससे कॉर्पस ल्यूटियम से अदर इन्फॉर्मेशन है जो तुम इसी क्वेश्चन के साथ में रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, कमेंट्स में ये भी बताना जो ड्यूरिंग ओवुलेशन बेसल बॉडी टेम्परेचर फीमेल्स में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, तो ये राइज ऑफ बेसल बॉडी टेम्परेचर इज ड्यू टू विच हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। यही इसका क्वेश्चन आता है कि जो बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो एस्ट्रोजन की वजह से इंक्रीज होता है या प्रोजेस्टेरोन की वजह से इंक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिग व्हाट्स आफ्टर अब्यूज ऑफ मर्करी। तो ये कौन कौन सी मेडिसिन में है, तो फिग वॉट आफ्टर अब्यूज ऑफ मर्करी इज इन 4 मेडिसिन। अपनी पूरी एलएन में फिग वॉट्स के लिए 4 मेडिसिन हैं, जिसमें से फर्स्ट इज स्टेफिसिगेरिया। और जो ये सब लिखा हुआ है ना, तुम्हें ये नाइट्रिक एसिड थूजा कहीं पे भी नहीं लिखा मिलेगा, फिगवॉट्स आफ्टर अब्यूज ऑफ मर्करी जो स्पेसिफिक लाइन लिखी है दैट इज रिटन इन स्टेफिसिगेरिया मेडिसिन। स्टेफ के ब्रैकेट में कौन कौन सी है, नाइट्रिक एसिड इज देयर, थूजा इज देयर एंड सेबाइना इज देयर। तो टोटल 4 मेडिसिन हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है फिगवॉट्स आफ्टर अब्यूज ऑफ मर्करी के लिए। One is staph, second is nitric acid, third is thuja and fourth is sabina.
ठीक है, इसको अलग अलग भी पढ़ सकते हो। जैसे अगर अपने फिगवॉट्स के बारे में देखें तो फिगवॉट के बारे में भी इन्हीं 4 मेडिसिन में ही मेंशन्ड है। और तुम्हें किसी भी एलन की किसी मेडिसिन में फिगवॉट्स के लिए बहुत सारी मेडिसिन मिलेंगी, बट फिगवॉट के लिए यही 4 मेडिसिन है। जिसमें सेबाइना में एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, ये अब्यूज ऑफ मर्करी वाला स्टेफ में लिखा हुआ है, उसके ब्रैकेट में ये मेडिसिन है। सेबाइना में फिगवॉट्स के साथ में क्या कंडीशन बताई हुई है, इनटॉलरेबल ईचिंग एंड बर्निंग इज देयर इन सेबाइना। ठीक है, तो intolerable itching and burning with in figworts the medicine is sabina। यही यहाँ पे एब्यूज ऑफ मर्करी बोला है ना, तो एब्यूज ऑफ मर्करी के लिए भी तुम्हें बहुत सारी मेडिसिन मिलेंगी जिसके तुम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन जो है वो निकल सकते हैं। तो ये एब्यूज ऑफ मर्करी में किसी में एलिमेंट है फ्रॉम एब्यूज ऑफ मर्करी, किसी में कोई हेडेक हो रहा है, किसी में डायरिया हो रहा है, किसी में सप्रेशन हो रहा है, किसी में जैसे इसमें फिगवॉट्स आ रहे हैं। तो एब्यूज ऑफ मर्करी के साथ में कौन सी कंडीशन आ रही है, तो उसके लिए अलग अलग मेडिसिन है। कौन कौन सी मेडिसिन है एब्यूज ऑफ मर्करी के लिए स्पेसिफिकली, वन इज अर्जेंटम मेट पढ़ सकते हो, इसमें अर्जेंटम मेट में क्या लिखा है वो देख सकते हो। ऑरम मेट में क्या लिखा हुआ है वो देख सकते हो। कार्बोवेज में क्या लिखा हुआ है वो देख सकते हो। डल्का मारा में क्या लिखा हुआ है, प्लस फ्लोरिक एसिड में क्या लिखा है। नेक्स्ट इज हिपर सल्फ में भी अब्यूज ऑफ मर्करी के बारे में मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज पोडोफाइलम में भी अब्यूज ऑफ मर्करी के बारे में मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज सारसा परीला में भी अब्यूज ऑफ मर्करी के बारे में मेंशन्ड है। एंड लास्ट इज स्टेफ एसेगेरिया। तो स्टेफ का तो हमने पढ़ लिया, स्टेफ में आफ्टर अब्यूज ऑफ मर्करी क्या है, फिगवॉट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से बाकी मेडिसिन का एक बार कंपैरिजन कर लेना कि अर्जेंटम मेट में क्या है, ऑरम मेट में क्या है, कार्बोवेज में क्या है, डल्कामारा में क्या है, फ्लोरिक एसिड में, हिपर सल्फ में, पोडोफाइलम में एंड सारसापरीला में, सब में ही अब्यूज ऑफ मर्करी तुम्हें मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैटल डोज ऑफ कोबरा स्नेक विनोम। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ड्राइड फॉर्म में जो कोबरा स्नेक विनम की कितनी डोज जो है वो फैटल है, कितनी डोज अपने अगले वाले पर्सन को मार सकती है, तो दैट इज 15 मिलीग्राम। दैट इज डायरेक्ट क्वेश्चन, ये ध्यान ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, तो ये डक्ट से रिलेटेड भी तुम्हें 2-4 ही क्वेश्चंस हैं जो देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डक्ट तो अपनी बॉडी में है भी नहीं। ठीक है, कुछ कुछ डक्ट्स ही हैं जिनके स्पेसिफिक नेम्स दिए हुए हैं, तो वो इजीली तुम लोग याद कर सकते हो। तो असेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट इज सेंटोरिनी डक्ट। ठीक है, असेसरी पैनक्रियाटिक अपने डक्ट बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई मेन पैनक्रियाटिक डक्ट भी होगी। तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कौन सी होती है, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन में दी हुई है, दैट इज विर्संग डक्ट। विर्संग डक्ट इज मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे लिखी हुई है हैंसन डक्ट। अब ये हैंसन डक्ट क्या होती है, तो हैंसन डक्ट अपने कहाँ पे प्रेजेंट होती है, इनर ईयर में प्रेजेंट होती है। इनर ईयर में ना जो वो स्ट्रक्चर्स पढ़ी होंगी तुमने, सेक्यूल्स एंड कॉकलिया, तो जो कॉकलिया एंड सेक्यूल को कनेक्ट करती हुई जो डक्ट होती है दैट इज हैंसन डक्ट। इतना नहीं याद रखे तो सिर्फ इतना याद रख सकते हो, ये हैंसन डक्ट इज रिलेटेड टू इनर ईयर। होफमैन डक्ट इज नॉट रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, ये तो वो मतलब जो ये उसमें क्लीनिंग में जो वायर्स यूज होती है ना, उसमें ये यूज होती है हॉफमान डक्ट। अच्छा, एक यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डक्ट बच गई जिसका भी तुम्हें क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखा होगा तुमने, दैट इज पैरोटिड डक्ट। पैरोटिड डक्ट को क्या बोलते हैं, इसका भी स्पेसिफिक नेम है, दैट इज नॉन एज स्टेंसन डक्ट। ठीक है, तो ये 3-4 डक्ट हैं जिनके नाम यहीं से याद रख सकते हो, स्टेंसन, सेंटोरिनी, विर्संग, हैंसन डक्ट। Okay, next question is the alternating disease belongs to the domain of, the answer is SORA। तो जैसे अगर तुमने पढ़ा होगा, इट इज रिटन इन एफरिज्म 232, वहां पे क्या लिखा है, जो अल्टरनेटिंग डिजीजेस है वो बेसिकली किससे बिलोंग करती है, सोरा मियाज्म से, बट दे कैन समटाइम कॉम्प्लिकेटेड विद सिफिलिटिक मियाज्म। ठीक है, तो बेसिक डोमेन इनका सोरा है, बट समटाइम दे कैन कॉम्प्लिकेटेड विद सिफिलिस मियाज्म। तो यहाँ पे मेन ही पूछा है, अगर सोरा विद सिफिलिस, सोरा विद साइकोसिस या फिर इस तरीके से कुछ दिया होता तब अपने उस ऑप्शन में जा सकते थे, बट मेन डोमेन यहाँ पे क्या है, सोरा, एंड दे आर समटाइम कॉम्प्लिकेटेड विद सिफिलिटिक मियाज्म। तो इसके साथ साथ में अपने ये देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा एफरेज्म 232 में क्या दिया हुआ है, अल्टरनेटिंग डिजीजेस के बारे में दिया हुआ है। अल्टरनेटिंग डिजीजेस जो है वो किस में आती हैं, इट केम इन इंटरमिटेंट डिजीजेस। तो इंटरमिटेंट डिजीजेस कहाँ से कहाँ तक है, 231 से 244 तक है। तो 231 से 244 में टोटल यहाँ पे इंटरमिटेंट डिजीज की डेफिनेशन दी हुई है 231 में, वो पढ़ सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट 232 में
अगर किसी को ये वाला टॉपिक नहीं समझ आया हुआ है इंटरमिटेंट डिजीज वाला, यू कैन टेल मी इन कमेंट्स, आई विल अपलोड ए सेपरेट वीडियो ऑन इंटरमिटेंट डिजीज, क्योंकि इसमें ये 14 एफरिज्म है, हर एफरिज्म से कुछ ना कुछ तुम्हें जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। हर एफरिज्म में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक जो बात है वो कही हुई है, ठीक है। तो 232 में 233 से क्या है, टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीजेस के बारे में लिखा हुआ है। टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज के बारे में 233 में मेंशन्ड है। देन फिर 234 में नॉन फिब्राइल इंटरमिटेंट डिजीजेस के बारे में, नॉन फिब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीज। 235 से फिर इंटरमिटेंट फीवर शुरू हो जाते हैं। इंटरमिटेंट फीवर क्या है, फिब्राइल टिपिकल इंटरमिटेंट डिजीजेस आर नोन एज इंटरमिटेंट फीवर। फिर 235 से 244 तक प्रॉपर इंटरमिटेंट फीवर के बारे में सब कुछ उसके टाइप्स वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। और इसमें भी स्पेसिफिक किसी किसी जगह पे किसी मेडिसिन का बोला हुआ है, दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चन पर्पज। तो इसके साथ साथ में तुम उस चीज को भी कवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट वाले 5 क्वेश्चन करेंगे। होप दिस विल हेल्प यू इन योर होम्योपैथिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। Please do like and subscribe and share my channel and press the bell icon so you can get the all notification as soon as I upload the video. Thank you so much. Keep supporting.